एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। इसके अलावा जो साइंस पेडागोजी की क्लासेस हैं वो चल रही हैं, 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आप सभी उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपका जो साइंस पेडागोजी का क्वेश्चन है एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोनों मिला के करवा रही हूँ। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम। आपका जो ये क्वेश्चन है ये चाल से पूछा गया है, और स्पीड जो होता है, हाइट, स्पीड, डिस्टेंस, इससे क्या है, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है जो चाल होता है। तो इसमें अगर एवरेज स्पीड की बात की जाए, औसत चाल आपको दिख रहा होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 2xy अपान में x प्लस वाई। तो ऐसे कुछ फार्मूलेज हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 2xy अपान में x प्लस वाई, जो x प्लस वाई ये है, x और y है, ये स्पीड है क्रमशः। पहला स्पीड, दूसरा स्पीड, ये क्या है, एक्स वाई स्पीड है आपका। तो इस प्रकार से ये फार्मूला जो होता है ये बहुत शॉर्ट तरीके से आप औसत चाल को, एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होता। अगर डिस्टेंस आपका दिया हुआ एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में है, तब भी आपका अगर एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है तो उस डिस्टेंस का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन आपका, मायरा किसी पैकेट को पहुँचाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय क्या करती है, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, और लौटते समय 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है। 2 चाल, 2 स्पीड आपको मिल गया। एक तो आपका S1 क्या मिल गया, S1 आपका मिल गया 12 किलोमीटर पर आवर, और जो S2 मिला आपका वो मिला 8 किलोमीटर पर आवर। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो जो एवरेज स्पीड है, इस जब आपको ये दिख गया, 2 आपको स्पीड मिल गया, तो आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे पूछा गया औसत चाल क्या है, आप डायरेक्ट उस फार्मूले को लगाएंगे। 2xy लिखिए, या फिर S1 S2 लिख दीजिए अपान में S1 प्लस S2। अब इस फार्मूले पर रख दीजिए। 2S1 S2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 इंटू 8 हो जाएगा आपका, अपान में 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इससे काटिए, 10 10 बार में कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, 9.6 आ जाएगा, क्योंकि अपान में 10 है तो एक अंक पे 12 अट्ठे 96 ये हुआ, और नीचे 10 बच रहा है, एक अंक पे एक जीरो है, मतलब कि एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 9.6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। इसमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो केवल दूरी के मापने के लिए है। मीटर, प्रकाश वर्ष और हर्ट्ज। हर्ट्ज तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी मापता है ये, तो ये गलत हो जाएगा। जहाँ भी हर्ट्ज दिखे आपको काट दीजिए। ये वर्ष जो है ये काट दीजिए, यहाँ ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। बालिस्त जो है, क्यूबिट जिसे बोला जाता है, मीटर और लाइट ईयर। लाइट ईयर आपको पता है कि ये किसका मात्रक है, डिस्टेंस मापने का यूनिट है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्यूबिट, मीटर एंड लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा यूनिट के भी बारे में आप जानकारी रखिए, क्वेश्चन उससे बनते हैं। समीर अपने कंची या गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों पर, 3 अलग अलग पृष्ठ है और गोला है जो इसकी गोलियां लिया हुआ है, उस पृष्ठों पर क्या कर रहा है। ये पृष्ठ किस किस चीज़ के हैं, सेलोफेन है एक, सेलोफेन शीट है एक, कालीन है एक, और एक समाचार पत्र है। इस पर क्या कर रहा है, लुढ़का रहा है। वो 3 शीट्स हैं जिन पे अपने गोलियों को लुढ़का रहा है। पहला बना हुआ है एक सेलोफेन का, दूसरा समाचार है, पत्र है, और तीसरा कालीन है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में होगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि जो चीज़ें जितनी खुरदुरी होंगी, वो जितनी चीज़ें रफ वाली चीज़ें होगी, उस पर क्या होगा, जो घर्षण बल है आपका, फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे, वो जो एक्ट करेगा वो सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पे खुरदरापन ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे खुरदरा, सबसे ज़्यादा रफ वाला कौन होगा, कालीन होगा। तो कालीन क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब यहाँ पे जो सेलोफेन जो सीट होता है, ये सब थोड़ा सा चिकना टाइप का होता है, तो ये इस पर सबसे कम घर्षण होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और समाचार पत्र पे तो बढ़ते क्रम में सबसे कम से ज़्यादा की तरफ हम जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात यहाँ पे की गई है। तो सेलोफेन में सबसे कम होगा फ्रिक्शन फोर्स, और समाचार पत्र में उससे ज़्यादा, कालीन में सबसे ज़्यादा होगा। घर्षण बल, फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वहीं ज़्यादा होता है जहाँ पे रफ वाला एरिया ज़्यादा हो, खुरदरा वाला एरिया ज़्यादा हो, वहाँ पे घर्षण भी ज़्यादा होता है। इसीलिए देखिए साइकिल और बाइक के चक्के जो है खुरदरे टाइप के बनाए जाते हैं। जब वो घिस जाते हैं तो फिसलन का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कोई पिंड रैखिकता है क्या हो रहा है,
एक समान वेग से गतिमान है। कोई पिंड है वो एक समान वेग से गतिमान है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लिनियरली विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर है इफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, जो टाइम है वो एक्स एक्सिस के अलोंग में रिप्रेजेंट किया जा रहा है टाइम आपका। फिर क्या हुआ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही होगा। तो इस यक्स ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या कौन सा ग्राफ है ये आपका, एक समान वेग है आपका, मतलब कि जितना भी वेग किसे कहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अगर जितनी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो वेग इज इक्वल टू यही तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही जब डिस्टेंस कवर होता है, सेम टू सेम जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो वेग होगा, ये जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसे कहते हैं, यूनिफॉर्म हो जाएगा वो वेलोसिटी। तो हम देखते हैं अब इसमें कौन सा सही होगा। इस गति का दूरी समय जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। ये गलत है, दूरी समय ग्राफ नहीं होगा, यहाँ पे वेग समय ग्राफ आएगा। इस गति का वेग समय ग्राफ वाई अक्ष के समांतर, एक वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष आपका ये है, ये भी गलत है। फिर है इस गति का दूरी समय ग्राफ वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर नहीं होगा। यहाँ पे वेग समय ग्राफ, यहाँ पे वी दिखाया जाएगा और यहाँ पे टी दिखाया जाएगा, और जो वी और टी होगा ये एक मतलब यूनिफॉर्म तरीके से चल रहा होगा, तभी इसमें दिखाया जाएगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं यहाँ पे। इस गति का यहाँ पे देखते हैं, इस गति का जो वेग समय ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम पहली बात तो ग्राफ होगा, दूसरा बात ये है कि एक्स एक्सिस के क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और पैरेलल किसके रहेगा, एक्स एक्सिस के। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। पैराफिन मोम जो होता है ये पेट्रोलियम से ही मिलता है। बिटुमेन भी पेट्रोलियम का ही उत्पाद है। स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट वगैरह जो बनाया जाता है ये भी किसका है, पेट्रोलियम का ही उत्पाद है। कोक आपको दिख रहा होगा, ये भी किससे, कोयले से बनता है, लकड़ी वगैरह से। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, कोक। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी की चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष का ताप 30 डिग्री सेल्सियस। तो मेन आंसर आपका यहीं से निकलेगा, जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब पूरा एक टेम्परेचर मेंटेन किए हुए है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप को रिकॉर्ड करता है। अब T1 T2 T3 है, रिकॉर्ड कर लेता है तीनों के। एक कोई धातु का है, एक लकड़ी का है और एक प्लास्टिक है। फिर है निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण का सबसे अधिक संभावना है, इसमें से कौन सा टेम्परेचर हो सकता है। तो तीनों का टेम्परेचर बराबर होगा, यही इसी के होने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो नियत किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। वहाँ पे देखिए कक्ष का जो ताप है 30 डिग्री सेल्सियस किया गया है, उसमें वेरिएशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 67 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खुद का खाना बनाता है किससे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो जो ये सवाल है इसमें तो होता ही है, कवक में नहीं होता, क्योंकि इसमें जो हरित लवक होता है ये नहीं पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, तो कवक में नहीं होता। राइजोबियम क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सन बैक्टीरिया है, इसके द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सन होता है। वायरस इसके द्वारा, इसमें भी नहीं। तो बना सकता है, इन तीनों में नहीं होगा, बना सकता है पूछा गया है, तो शैवाल ये बना पाएगा अपना भोजन। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा, केवल शैवाल बनाएगा। ये नाइट्रोजन फिक्सन जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, इसमें भी नहीं बनेगा, कवक में भी नहीं बनेगा, वायरस में भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारे मृतोपजीवी में आते हैं। ये जो कवक होता है ये क्या होता है, सेप्रोफाइट होता है, सेप्रोफाइट होता है। और या हम पैरासाइट भी होता है। कवक जो होता है ये किस मृत, जो सड़ी गली मृत पदार्थ होते हैं, मृतोपजीवी जिसे कहा जाता है, वो उससे ही अपना भोजन ग्रहण करता है। और कभी कभी जो जीवित चीज़ें होती हैं पैरासाइट, उसमें भी कवक अपना भोजन उससे भी ले लेता है, तो वहीं पे क्या हो जाती है, बीमारियां वहीं पे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ध्रुवीय भालू को, जो ध्रुव पे पोलर जो बियर्स होते हैं, इनकी क्या खासियत होती है, वो वहाँ पे कैसे रह पाते हैं, अडाप्ट कैसे कर पाते हैं उस इतनी एक्सट्रीम कोल्ड में। तो यही है, देखते हैं। एक तो सबसे पहले जो पोलर बियर्स होते हैं इनमें क्या होता है, फर पाया जाता है, इनमें फर पाया जाता है, वाइट कलर का फर होता है, जिससे क्या करते हैं ये
ये इनका टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे मेंटेन होता रहता है, क्योंकि ध्रुव पे आपको पता होगा कि जो ध्रुव होता है यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो फर पाया जाएगा। और क्या, नाखून भी पाए जाते हैं, क्यों, मुड़े हुए नाखून साथ में पाए जाते हैं। यहाँ पे मुड़े हुए नाखून इसलिए पाए जाते हैं कि बर्फ पर इनको चलना पड़ता है, तो उसमें धसा धसा के ये चलते हैं ताकि ये फिसले ना। और इनका जो स्किन होता है, एक तो फर पाया जाएगा, दूसरे मुड़े हुए नाखून पाए जाएंगे और वाइट फर पाया जाएगा। और इनका जो स्किन होता है, इनके नीचे जो जैसे स्किन है, इसके नीचे फैट जमा होता है, जिससे ये इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। तो देखते हैं, सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून और त्वचा के नीचे फैट। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। वाइट फर पाया जाता है, फैट अंडर स्किन ये पाया जाता है, और जो कर्व्ड शार्प ये क्लॉज होते हैं ये पाए जाते हैं, ताकि वो बर्फ में चल सकें धसा धसा के उसको। साथ में वाइट फर पाया जाता है और स्किन के अंदर फैट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पे। दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? जो मिल्क होता है इसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? मिल्क में आपका प्रोटीन तो मिलता ही है, साथ में कैल्शियम भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है। और मिल्क में अगर पूछा जाए कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पे। रोगाणु रोधक, जिसे एंटीसेप्टिक बोला जाता है, एंटीसेप्टिक का काम इसमें से कौन करेगा? एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु है? ये जो पर्पल कलर होता है इसमें कौन सी अधातु है जिसको एंटीसेप्टिक के रूप में अप्लाई किया जाता है? तो हम ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पे। जो बैगनी कलर का होता है वो कौन होता है? ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ब्रोमीन नहीं, आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। जो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है वो हो जाएगा आपका आयोडीन। आयोडीन को एंटीसेप्टिक के रूप में वो काम किया जाता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है, आप देखते होंगे अचार वगैरह में जो बैक्टीरिया होता है इसमें ये रोगाणु रोधक का काम करता है, बैक्टीरिया नाशक एंटीसेप्टिक का काम करता है ये घाव पर। और इसीलिए नमक को डाला जाता है ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज़ होता है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। और इसको ये घाव पर क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और बैगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु, इसी में ये अधातु डाली जाती है। ये डायरेक्टली नहीं लगा दिए जाते हैं, आयोडीन जो होता है उसी में डाला जाता है, जो बैंगनी रंग का विलयन होता है उसी में ये आयोडीन क्या होता है, मिला हुआ होता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है आपका। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट? एयर के रिगार्डिंग में कौन सा इसमें से कथन है जो इनकरेक्ट है? वायु में भार होता है, एयर हैज़ वेट, वायु में तो भार होता ही है। फिर मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, ये गलत है। एयर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, जो जल चक्र होता है इसमें वायु का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जल चक्र में बारिश तो वायु के द्वारा ही होती है, वायु स्थान घेरती है, स्थान तो घेरती ही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद फंक्शन इन कॉलम बी? यहाँ पे डाइजेशन से क्वेश्चन बना हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा, कॉलम ए का कॉलम बी से। छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा, ऑप्शंस भी दिखे ताकि। पहला आपका लीवर, लीवर के द्वारा क्या होता है? लीवर आपकी सबको जब कोई भी पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो कौन क्या है? ये लीवर ही है। ए का क्या हो जाएगा? ए का चौथा हो जाएगा, सेकंड में दिख रहा है। फिर है आमाशय, जो आपका स्टमक होता है, इसमें क्या होता है? स्टमक में आपके वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट, स्टमक में आपके प्रोटीन का डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? आमाशय से, स्टमक से स्टार्ट होता है। और जो गाल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो बाइल जूस होता है ये रहता है, स्टोर्ड होता है, ये वाला हो जाएगा। फिर है पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज है इसका क्या काम है? ये यहाँ पे क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डी में जाएगा। तो डी का तीसरा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा और बी का पहला हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड वाला
सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, समझ में आ ही गया होगा, लीवर इसमें जाएगा। ये जो आमाशय है, ये आमाशय को स्टमक बोला जाता है, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है। और जो पित्ताशय है, यहाँ पे पित्त रस रहता है, बाइल जूस रहता है, स्टोर्ड होता है। अग्न्याशय जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मुक्त करता है, डाइजेस्टिव जूस जो है ये छोटी आंत में मुक्त करता है। साथ में पूछा जाता है कि जो HCl होता है ये कहाँ भोजन तोड़ने का काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टमक हो जाएगा, आमाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो 73 है कोशिका, सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। सेल जो होता है ये आप जानते ही होंगे क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है सेल, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि इसकी जो खोज हुई वो 1665 में हुआ, 1665 में। किसके द्वारा हुआ, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और आपको बताइए होगा जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ये मिलके ही ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स सारे मिलके एक बॉडी का ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर एक बॉडी का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी यूनिट होती है ये। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, तो ये गलत है। सभी कोशिकाएं एक शेप की नहीं होती हैं। किसी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं, समान नहीं होती है, ये गलत है। किसी अगर एक सेल ऑफ ए टिश्यू, एक टिश्यू की जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वे सिमिलर स्ट्रक्चर, उनका सिमिलर जो है स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे ये कथन क्या है, ये सत्य है। इनका मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर ही होता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्ट्रक्चर हो किसके, एक टिश्यूज़ के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर कोई एक ऊतक है, एक टिश्यू है, तो उसका जो ये सेल होगा वो क्या होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर का होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे सत्य वाला कथन पूछा गया है। और फिर है ये सारी चीज़ें असत्य है। यहाँ पे सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कहाँ ना ही जो है केंद्रक पाया जाता है, ना ही उसमें मतलब न्यूक्लियस होता है, और ना ही सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली होती है ना ही वो होता है। क्योंकि जब केंद्रक ही नहीं होता तो कोशिका झिल्ली कहाँ से होगी, जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। और यहाँ पे दिया है किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है, ये भी गलत है। जो कोशिकाओं का आकार समान होता है केवल एक टिश्यू में होता है। अलग अलग टिश्यू, अलग अलग कोशिकाओं का स्ट्रक्चर, लेकिन सेम टिश्यू तो सेम स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी जनन विधा से मिलान कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है कॉलम ए का कॉलम बी से। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है कि किसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। एक दिन और मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ आपको, शायद रिपीटेड क्वेश्चन था ये। ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और जो हाइड्रा होता है इसमें आपको पता है क्या होता है, मुकुलन जिसे हिंदी में बोला जाता है। इसमें बडिंग होता है। बडिंग वो कहा जाता है जैसे इसकी बॉडी है, यहीं से थोड़ी सी उभार टाइप की होगी, फिर दूसरा बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बडिंग होता है। और जो पोटैटो होता है इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। इसमें क्या होता है कि हिंदी में बोला जाता है कायिक प्रवर्धन वो होता है जिसमें डालियाँ लगाई जाती हैं, डालियों से पेड़ लग जाता है, जैसे कि गुलाब आपका हो गया, पोटैटो हो गया। फिर है आपका जो शैवाल है, शैवाल में क्या होता है, एल्गी है, ये इसमें स्पोर फार्मेशन होता है। सी का नहीं, शैवाल में फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर फार्मेशन नहीं। स्पोर फार्मेशन जो होता है वो फंगस में होता है, बैक्टीरिया में होता है। कवक और बैक्टीरिया में क्या होता है, स्पोर का फार्मेशन होता है, स्पोर बन जाता है। और जो ये शैवाल है ये फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टूटना, जैसे कि इसमें सिंगल डॉटर सेल जो होता है वो डबल में टूट जाता है। एक ये शैवाल है, एक शैवाल है, ये क्या करेगा, ये दूसरे दो में टूट जाएगा। एक होगा ये दो में टूट जाएगा, फिर दो अलग अलग टूट जाएंगे। तो ये शैवाल में फ्रेगमेंटेशन होता है, और शैवाल में भी यही होता है, साथ में कवक में भी यही होता है। और हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है। स्पोर किस में बनता है, स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो फंगस में बनता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ईस्ट वाला इसमें जाएगा, ए का चौथा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगर किसी को केवल ईस्ट वाला पता होता तो भी वो आंसर को क्या करता, सही दे देता। बी का पहला जाएगा, इसका आपका सी वाले का तीसरा जाएगा फ्रेगमेंटेशन, और फंगस वाले का स्पोर फार्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 75 है आपका।
क्वेश्चन आपका 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? जो डिप्लेशन हो रहा है ओजोन लेयर का, इसके लिए कौन सा इसमें से है जो उत्तरदायी है? CFC एक होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोला जाता है, ये सबसे ज़्यादा इसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एसिड रेन के लिए, अम्लीय जो वर्षा होता है इसके लिए HNO3, ये नाइट्रिक जो एसिड होता है ये जिम्मेदार होता है। फिर क्वेश्चन आपका 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कम्युनिकेबल डिसीज है? पहला है एनीमिया, ये नहीं होता। फिर है टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, जहाँ जहाँ वो काट दीजिए, यहाँ पे भी एनीमिया दिया है। एनीमिया मतलब ये होता है खून की कमी। अगर किसी एक इंसान को खून की कमी हो जाएगी, क्या उसके टच में रहने वाले दूसरे इंसान की भी के अंदर भी खून की कमी नहीं हो जाएगी? ये गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। टाइफाइड है, स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है और पोलियो है। इन सब से ये सारी जो बीमारियाँ हैं ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। ये तो पेडागोजी का क्वेश्चन है, लेकिन कर लीजिए आप। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ हालांकि पेडागोजी वाले क्वेश्चन में आज। पहला है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, सही नहीं है पूछा गया है। तो ये तो सही है, विज्ञान क्या है? हमेशा अस्थायी है। तभी तो कहीं कभी रदरफोर्ड का मॉडल आता है, कभी बोर का मॉडल आता है, और कभी जैसे अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग बदलता हुआ जो समय है उसके हिसाब से नए नए साइंटिस्ट आ रहे हैं, नए नए जो थॉट्स हैं, थ्योरी हैं, फैक्ट है, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो ये अस्थायी नहीं है। फिर विज्ञान संदेहवाद को बढ़ाता है, बिल्कुल संदेहवाद को ये बढ़ाता है। अगर रूढ़िवादी वाली चीज़ें कहीं हैं तो वो उस पर वो क्वेश्चन खड़ा कर देता है, संदेहवाद को बढ़ाता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना प्रक्रिया है, ये नॉलेज को क्या करता है? कॉन्स्ट्रक्ट करता है। यहाँ तक कि साइंस ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए नॉलेज कॉन्स्ट्रक्ट करेगा। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ, फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें डी दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।